यही सच है। विश्लेषण और मूल्यांकन, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसे तेज़ी से पढ़ेंगे। यही सच की सार्थकता और आगे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो पढ़ते हैं। सबसे पहले यही सच है की सार्थकता। कहानी का शीर्षक यही सच है, अर्थपूर्ण और नई जीवन दृष्टि का बोधक है। कहानी की नायिका दीपा अलग अलग शहरों में दो भिन्न युवकों से प्रेम करती है और जब जिसके साथ रहती है वही उसे सच्चा प्रेमी लगता है और उसे लगता है कि यही सच है, अर्थात यही उसके जीवन का पूर्ण सत्य है। जब वह संजय के साथ रहती है तब उसका प्रेम ही उसे सच लगता है और जब कभी उसे लगता है कि संजय उसकी और निशित के प्रेम को जानने के कारण कुछ शंकित होता होगा तब वह पूरी सफाई देती हुई कहती है, संजय ये तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूँ आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने को यूँ बिखेरने देती। जानते हो विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सबका अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया क्यों? केवल इसीलिए कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। लेकिन वही दीपा जब कलकत्ता में निशित से मिलती है तो पिछले सारे कटु, दुखद और विश्वासघात के अनुभवों के बावजूद वह उसकी ओर इतना खिंच जाती है कि चाहने लगती है कि निशित उसे कह दे कि वह उसे अब भी प्यार करता है। वह पटना में निशित के साथ बिताए जीवन को अपने अंतर मन से याद करती और रात में जब संजय को याद करते हुए सोने के लिए उद्यत होती है तब निशित बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। दीपा चाहने लगती है कि निशित उससे कहे कि वह पिछली सारी बातें भुलाकर आज भी उससे प्रेम करता है। वह मानने लगती है कि निशित के साथ उसका पहला प्यार था। उस प्यार में बेसुधी थी, विभोरता के क्षण थे और घनी उन तन्मयता थी। वह स्वीकार करती है कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता, बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का भरमाने का प्रयास मात्र होता है। अपनी इस भावना के साथ जब वह कलकत्ता से वापस हो रही होती है तब गाड़ी के चलते समय निशित के हाथ का हल्का स्पर्श पाकर वह धन्य उठती है। मुझे लगता है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास। रास्ते भर दीपा यही सोचती रहती कि उसका और निशित का प्रेम ही सच्चा प्रेम है, वही सच है। और वह तय करती कि संजय के मिलने के बाद वह उससे इस सत्य से अवगत करा देगी और कहेगी कि आज लग रहा है कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना है वो प्यार नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया जब अपने पिता और निशित को खोकर चूर चूर हो चुकी थी। मुझे मुरझाया मरा मन हरा हो उठा, मैं कृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल आए ही नहीं जहाँ शब्द चूक जाते हैं। तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। लेकिन कानपुर आने के बाद इसी दीपा का मन फिर बदल जाता है। उसे निशित की उदासीनता और तटस्थता खलने लगती है। नियुक्ति की सूचना के लिए निशित के पत्र की आस लगाए बैठी दीपा को जब ईरा का पत्र और बाद में अत्यंत ठंडे भाव से लिखा और निशित का पत्र मिलता तो वह फिर कल्पना लोक के स्वर्ग से यथार्थ की जमीन पर आ जाती और ढेर सारे रजनीगंधा के फूलों के साथ उपस्थित संजय के चुंबन का स्पर्श महसूस करती हुई सोचने लगती और मुझे लगता है यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, सब झूठ है, मिथ्या है, भ्रम है। कहना न होगा कि मनु भंडारी ने बड़ी सदी हुई कला से यही सच है भी अनुगुंजों से कहानी को भर दिया। यह उपलब्ध क्षण जो लेने की भावना से उपजे, वहाँ उस क्षणवादी दर्शन की अभिव्यक्ति भी है जो आज को कल पर टालने या कल को ही बिसरते रहने की प्रकृति का विरोध करता है। यदि हम कहानी के यही सच के मर्म को किसी कठोर तर्क पर कसेंगे तो निराशा होगी। यह तो उपलब्ध परिस्थितियों को स्वीकार करके अपने मन को किसी तरह समझा बुझाकर जी लेने का ऐसा दर्शन है जिसमें किसी प्रकार की सत्य निष्ठा के साथ विरोध प्रतिरोध करने का प्रश्न उठता ही नहीं। यह धारा में बहते जाने जैसा है। यही आधुनिकता है, जो है उसे जी लो भरपूर, कल रहे ना रहे। उपलब्ध को गवाना मूर्खता है और उससे बड़ी मूर्खता है किसी एक से ही लगे रहना। चरित्र दीपा, निशित और संजय। इस कहानी के 3 पात्र हैं, दीपा, निशित और संजय। इन्हीं तीनों के बीच प्रेम का वह त्रिकोण बना है
जिसमें एक स्त्री दो पुरुषों से अलग अलग शहरों में प्रेम करते हुए अनुभव करती कि जो वो जहाँ जिसके साथ उसका प्रेम ही उसके लिए वास्तविक है। मनु भंडारी ने केवल दीपा के चरित्र को उद्घाटित किया, उसी के माध्यम से कभी चिंतन अनुचिंतन करते हुए, कभी बात व्यवहार करते हुए संजय और निशित को चित्रित किया है। दीपा एक ऐसी होती है जिसका घर परिवार से कोई संबंध नहीं रह गया। वह पटना की रहने वाली भैया भाभी जरूर है, पर वे भी कभी खोज खबर नहीं लेते। दीपा भी उन्हें कभी यूं ही पत्र लिख देती है। घर परिवार से विच्छिन्न दीपा शोध करने के लिए कानपुर आती, यही उसे संजय सहारा देता है। धीरे धीरे दोनों में आलोचना और अंतरंगता कायम हो जाती है। चूंकि दीपा को प्यार में निशित से धोखा मिला है, इसलिए वह संजय की ओर आकर्षित होती है, उसके साथ विवाह बंधन में बंधना चाहती है, किंतु उसे निशित का प्रेम सालता रहता है। जब इंटरव्यू के लिए वह कलकत्ता जाती है, तब फिर से वह निशित के प्रेम के लिए आतुर होती है और चाहती है कि निशित उसे अपना ले, किंतु वह हर तरह के उदासीन और तटस्थ बना रहता है। दीपा कानपुर आकर फिर संजय के प्रेम में डूब जाती है। इस तरह दीपा पेंडुलम की तरह निशित और संजय के बीच डोलती हुई अंतर्द्वंद के हिचकोले खाती है। दीपा के मन में निशित के प्रति स्वाभाविक प्रेम है। वह 18 वर्ष की उम्र में किया गया उसका पहला प्यार है। वह उन्माद और तन्मय करने वाला है लेकिन दीपा जब यथार्थ की भूमि पर आती है, तब वह संजय को ही अपने को समर्पित कर देती है। कुछ दिनों बाद वह निर्णय अनिर्णय के द्वंद्व में अवश्य रहती, किंतु बाद में संजय की होकर ही वह प्रमाणित कर देती कि जो उसका है वह भी उसी की है। वह निशित को 100 खून माफ करके अपनाना चाहती है, लेकिन निशित की तटस्थता और उदासीनता आड़े आ जाती है। इससे यह पता चलता है कि दीपा के मन में निशित के प्रति सहज स्वाभाविक प्रेम है। किन्हीं धोखों और व्यवहारों के कारण वह उससे छुप्त है। कहा जा सकता है कि दीपा कालुष्य को मिटाकर प्रेम पथ पर निशित के साथ चलना चाहती है, लेकिन वस्तु स्थिति का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि दीपा के प्रेम में स्वार्थ की भावना प्रबल है, उत्सर्ग और न्यौछावर होने की पुरानी प्रेम भावना कम। वह एक पढ़ी लिखी युवती है, आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर, अपने निर्णय लेने में सक्षम, इसलिए वह प्रेम में घुट घुट कर मरने की बजाय यथार्थ को स्वीकारते हुए नया प्रेम पथ चुन लेने का मादद रखती है। निशित के प्रति उसका प्रेम उसकी स्वार्थ पूर्ति का नतीजा होगी प्रेम की पुरानी प्रतीति। लेकिन सच तो यह है कि यदि निशित ने नौकरी लगने में उसकी मदद न की होती, तो वह शायद उसे कभी याद न करती। कहानी के अंत में वह सब कुछ भूलकर संजय से निपट जाती है। संजय के प्रति उसका प्रेम कृतज्ञता का है। घर परिवार से छूटने और निशित से टूटने के बाद वह संजय के आगोश में आ जाती है। यही उसकी यथार्थ जीविता है और जीवन को जीने का मादद भी। वह नैतिकता अनैतिकता के द्वंद्व में नहीं फंसती। उसके प्रेम की कोई भी ऐसी कसौटी नहीं है जिसके आधार पर किसी को चाहे या किसी को रिजेक्ट करे। थोड़ी देर के लिए वह संजय और निशित के व्यक्तित्व की तुलनात्मक समीक्षा जरूर करती है, किंतु किसी पक्ष के साथ न तो जोड़ती है न कटती है। वह केवल वर्तमान देखती है, वर्तमान का सच जीती है। वर्तमान से बड़ा और कोई आधार नहीं है उसके पास। वह कोई ऐसी मूल्य जीवी युवती नहीं है जो मूल्य के लिए प्रेमी को स्वीकारे या नकारे। जिससे बात बन जाती वह उसी की हो जाती। यही आधुनिकता की देन है। इसी तरह लोग आधुनिक बनते हैं। संजय दीपा का प्रेमी है, किंतु ना तो समय का पाबंद है ना फिक्रमंद है। वह कभी लापरवाह है, इससे दीपा बहुत झुंझलाती है। ना ही आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई काम की बात है। हमेशा संजय अपने बताए समय से 2 घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। वह क्यों नहीं समझता है कि मेरे समय बहुत अमूल्य है। संजय दीपा के पहनावे आदि की कभी तारीफ भी नहीं करता। संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, न ऐसी बातें करता है। पिछले 2.5 साल से संजय के साथ रह रही हूँ। रोज ही शाम को घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे से कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। कहना चाहिए वह प्रशंसा कृपण है। संजय प्रशंसा कृपण भले ऊपर प्रेम जताने के मामले में अति उत्साही है, एक हद तक उद्धृत है। वह बात बात में दीपा को चूम लेता है, बाहों में भर लेता है। दीपा ने एक बार कहा था कि उसे रजनीगंधा के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तब से वह अक्सर रजनीगंधा के फूल लाकर उसके कमरे में सजा देता है।
वह प्रेमिका को खुश करना जानता है, उत्साही है, इधर उधर की बातों में दिमाग नहीं खपाता। दीपा निशित के प्रेम संबंध को लेकर वह कभी टीका टिप्पणी भी नहीं करता। हालांकि दीपा के मन में कभी कभी शंका के सांप फन उठते हैं, लेकिन संजय सकारात्मक सोच का युवक है, वह कुंठा रहित है। निशित दीपा का पूर्व प्रेमी अर्थात उसका पहला प्यार। दीपा के कथनों से पता चलता है कि उसने दीपा को धोखा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया और उसे सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का पात्र बना दिया। वह कहती है विश्वासघाती नीच कहीं का, किंतु यह नहीं स्पष्ट होता है कि उसने दीपा के साथ कब कैसे सलूक किया। उसके इस सच के बरकस कहानी में उसका जो स्वरूप चित्रित हुआ वह निश्चय ही नेक और मददगार इंसान का है। वह इतना नेक है कि दीपा की सारी उपेक्षा और ठंडेपन के बावजूद वह उसकी मदद करता है और उसकी नियुक्ति को संभव भी बना देता है। इसके प्रतिदिन में वह न तो दीपा से कोई उम्मीद करता, न ही अपने टूटे दिल की दास्तान के पन्ने खोलता है। वह एक मुक्त सहयोगी सा सहयोग करता है, उसमें न तो कोई उतावलापन पैदा होता है, न हिला हवाली, संकोच दुराव करके कार्य से दूर हट जाने को वह कोशिश भी नहीं करता। वह संजय का एक तरह से प्रतिलोम है। संजय प्रेम में उद्धृत है, वह संयंत्र। संजय प्रशंसा कृपण है और लापरवाह है। निशित का स्वभाव इससे भिन्न है, वह दीपा की यथावश्यक प्रशंसा भी करता है, समय का बहुत ही पाबंद है। निशित की पाबंदी ही दीपा को उसकी ओर आकृष्ट करती, इसी के चलते वह उसके प्रति चाहकर भी कटु नहीं हो पाती। उसके अपनत्व भरे व्यवहार से वह अपने की प्रेम की पुरानी दुनिया में खो जाती है। निशित की भलमनसाहत उसे बहुत प्यारी लगती है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, किंतु दीपा के लिए उसने यह काम किया, लोगों से सिफारिश की, काम को अंजाम तक पहुंचाया। निशित के व्यवहार और स्वास्थ्य से पता चलता है कि प्रेम की असफलता ने उसे काफ़ी तोड़ दिया है, अवसन कर देने की हद तक। दीपा के साथ उसकी शांत और संजय की उपस्थिति से उसकी व्यथा और अवसन्नता का पता चलता और यह भी रेखांकित होता है कि अब उसके चित्त में प्रेम की कोमलता नहीं रह गई, शायद यह सोता एकदम सूख गया है। कवियों की तरह बढ़े हुए उसके बाल, स्याह रंग, दुर्बलता आदि सब इसी का पता देते। दीपा महसूस करती कितना दुबला हो गया निशित, लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा हो। नई प्रेम संवेदना का यथार्थ, यही सच है। कहानी नई प्रेम संवेदना की कहानी। उसने कहा था, आकाशदीप जैसी कहानियों के मान मर्यादा, लोक लज्जा, त्याग, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा, स्वच्छंद प्रेम भावना आदि से अलग हटकर प्रेम भावना को जीवन यथार्थ की ठोस भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। आज़ादी के बाद प्रेम संबंधों में नए आयाम और नई जीवन स्थितियों के पैदा होने से प्रेम के प्रति मनुष्य की धारणा में नया परिवर्तन उपस्थित हुआ। आधुनिकता ने तर्क वितर्क यानी बौद्धिकता को तो महत्वपूर्ण ठहराया है, स्वतंत्रता ने भारतीय जीवन धारा में आत्मनिर्णय को महत्वपूर्ण बना दिया। अब वह समय नहीं रहा जब कोई किसी की याद में जिंदगी भर रोया करे और उसी के लिए जीवन कुर्बान करे। बौद्धिकता और बढ़ती हुई स्वार्थपरता ने प्रेम को तन के सुख के साथ जोड़ दिया और उसके मनस्तत्व को लगभग समाप्त कर दिया। यही सच है कहानी की दीपा जिस तरह संजय और निशित के संपर्क में आकर अलग अलग तरह से अपने प्रेम की व्याख्या करती है और जिस तरह दोनों के साथ को यही सच मानकर जीती और जीना चाहती है, वह आधुनिक प्रेम संवेदना के उस सच को प्रतिष्ठित करता है जिसमें किसी के लिए कभी भी जगह हो सकती है, धोखेबाज निशित के लिए भी और लापरवाह हितैषी संजय के लिए भी। उसका मन निशित में बसता है और तन संजय के साथ के लिए व्यग्र रहता है। वह खुद इस स्थिति से दुखी है। इसी तरह की असंख्य बातें दिमाग में आती है जो मैं संजय से कह सकूंगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी की और की आराधना करके तन से कि उसकी होने का अभिनय करती न छी। दीपा का प्रेम भावनात्मक न होकर स्वार्थ केंद्रित और यथार्थ आश्रित है। यही सच है का मंतव्य भी यही है। उपलब्ध क्षण का सच, उपलब्ध व्यक्ति का सच जो है उसका सच। दीपा मानती है कि उसकी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। वह क्यों नहीं समझता है कि
आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है, सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया, स्थायी हो गया। यह यथार्थ स्वार्थ केंद्रित है। दीपा निश्चित के प्रति जो खिंचाव महसूस करती है, उसका कारण प्रेम उतना नहीं है जितना कि स्वार्थ सिद्धि है। वह एक विचित्र दशा में जीती है, नकार और स्वीकार की द्वंद्वपूर्ण स्थिति। वह आत्मविश्लेषण करती हुई कहती है, विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके अपनत्व भरे व्यवहार को भी मैं स्वीकार नहीं कर पाती थी, नकार भी नहीं पाती थी। यह स्वीकार और नकार का द्वंद्व इसलिए नहीं समाप्त हो पाता क्योंकि वह सोचती है कि निश्चित उसके इनकार के कारण उसकी नौकरी को संभव बनाने की कोशिश ही न छोड़ दे। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बताऊं, पर बता न सकी। सोचा कहीं यह सब सुनकर वह दिलचस्पी लेना कम न कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है। मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। जब निश्चित उसे बताता है कि उसका चुना जाना करीब करीब तय ही हो गया है, तब वह उसे बहुत दिनों के बाद एक बार फिर बड़ा प्यारा लगा। क्या यह स्वार्थ पूर्ति से उपजी प्रेम भावना नहीं है? दरअसल दीपा का प्रेम भावनात्मक न होकर अवसरवादी, क्षण जीवी है। वह भोक्तावादी जीवन दृष्टि का नतीजा है। दीपा निश्चित के प्रति उतने समय तक आकृष्ट रहती है जितने देर तक उसके पास रहती। कानपुर पहुंचकर जब वह संजय के साथ चुंबित प्रतिचुंबित की दशा में पाकर आत्मविभोर हो जाती है। यही सच है कहानी की प्रेम संवेदना स्वाधीनता प्राप्ति के बाद स्त्री के स्वाधीन विवेक का परिणाम है। स्वाधीन वातावरण में ही दीपा आत्मनिर्णय की स्वाधीनता अर्जित कर पाती है। यह स्वाधीनता भी उसके अकेलेपन में और अधिक प्रभावी हो जाती है। दीपा के सामने प्रेम के संदर्भ में जो भी द्वंद्व है वह मनोवैज्ञानिक यथार्थ है, किंतु वह द्वंद्व किसी के सामने प्रेम के संदर्भ में जो द्वंद्व है वो मनोवैज्ञानिक यथार्थ है, किंतु द्वंद्व किसी मूल्य निष्ठा से नहीं उपजा। आज़ादी के बाद मूल्य केवल टूटे बिखरे ही नहीं, समाप्त भी हुए हैं। एक तरह की मूल्यहीनता को भी मूल्य मानने की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला है। सच को झूठ और झूठ को सच मानने के द्वंद्व को जीती है दीपा और जीती जाती है उसकी व्यवहारिक बुद्धि। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने बहुत सही लिखा, यही सच्चाई का मतलब यह है कि झूठ और सच का निर्णय किसी नैतिक या सौंदर्य बोध या आधार पर नहीं हुआ, यह एक आवेश पर हुआ, और आवेश प्रायः क्षणिक ही होता है। व्यक्ति को निर्णय में झोंक देता है। सच नैपथ्य में पड़ा रहता है और झूठ सच के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही सच है। शीर्षक सच में झूठापन स्थापित करता है। यशपाल का झूठा सच एक ऐतिहासिक घटना का शीर्षक। यही सच है। गहन व्यक्तिगत द्वंद्व का जो हो जाए उसी को सच मानना पड़ता है। शायद मानना भी चाहिए, क्योंकि व्यवहार बुद्धि यही है। तो यही सच है का प्रेम व्यवहार बुद्धि को प्रश्रय देता है और उस प्रेम संवेदना को नकारता है जो यह मानकर चलती है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानपन बाक नहीं। यह प्रेम रीति स्वच्छंद धारा के कवियों के भीतर था। छायावाद उससे आगे आया और प्रेम की कल्पना लोक में खो गया। आज़ादी के बाद यह प्रेम धरती पर आया और स्वार्थ लिप्त होकर अपनी अकेली दुनिया में सिमट गया। यह लोक से न्यारा तो नहीं, लेकिन लोक के बीच रहकर भी लोक से एकदम बेखबर है, अपने में डूबा हुआ, अपनी स्वार्थ सिद्धि का जश्न मनाते हुए। इसमें मन का द्वंद्व तो है, पर तन का सुख सर्वोपरि है। महत्वपूर्ण यह है कि यह प्रेम उस स्त्री का है जो घर की चार दीवारी से मुक्त हुई और जिसे अपने ढंग से जीने रहने की स्वतंत्रता मिली। इस प्रेम में पुरुष की नहीं, स्त्री को अहमियत हासिल हुई है। कम से कम वह स्वीकार का हक तो पा गई है। निश्चय ही मनु भंडारी ने दीपा को एक नई स्त्री का व्यक्तित्व प्रदान किया है, अपने ढंग से अपनी शर्तों पर जीने वाली, साथ ही पुरुषों के दासत्व से सर्वथा मुक्त और अपने जीवन का अर्थ स्वयं तलाशती हुई, प्रमाणित करती हुई भी। इससे समकालीन स्त्री विमर्श की भी एक सार्थक दिशा उद्घाटित होती है। आगे पढ़ते हैं। मलबे का मालिक, विश्लेषण और मूल्यांकन।